हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद SK सर। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो के ख़त्म होने पर बताया था कि हम जल्द ही आपके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लेकर आएंगे, तो आज हम आपके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लाए हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा पिछला वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस काफ़ी पसंद आया होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमें देखनी होती है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान अगर हम हिंदी में देखें, आन है, रहा है, रहे हैं, रही है। जब भी किसी वाक्य का अंत रहा है, रहे हैं, रही है में होता है, तो आप ये समझ जाइए कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में स्टूडेंट्स इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एम कब लगता है, आर कब लगता है और इज कब लगता है। स्टूडेंट्स, आई के साथ यहाँ पर एम का प्रयोग होगा, AM, और वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन के साथ आर का प्रयोग होगा, और ही, शी, इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ इज का प्रयोग होगा। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जो 4 वाक्य हैं, जैसे एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, जो हमने पिछले टेंस में भी किए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और ये हम हर टेंस में करेंगे, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस से, जिन्हें कहते हैं सकारात्मक वाक्य। आइए एफर्मेटिव सेंटेंसेस का हम स्ट्रक्चर देखते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा इज, MR, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये है स्ट्रक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंसेस का। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ की बात आ गई, तो आप समझ जाना कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आई सब्जेक्ट है, आई के साथ एम का प्रयोग होता है, फिर राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ हमने ING लगा दिया। तो राइट की स्पेलिंग स्टूडेंट्स WRIT ही होती है, लेकिन जब हम ING लगाते हैं तो ई हट जाता है, तो राइटिंग हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और ए लेटर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस, ही इज़ रीडिंग ए बुक, वह एक पुस्तक पढ़ रहा है। वही बात आ गई रहा है कि, तो ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और ए बुक आपका ऑब्जेक्ट। अगला सेंटेंस, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। वही बात फिर सीधी सी पहचान की प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो दे यहाँ पर सब्जेक्ट है, आर आपका हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट। तो ये तीनों सेंटेंस जो मैंने एफर्मेटिव सेंटेंसेस के पढ़े हैं, ये बिल्कुल स्ट्रक्चर के अनुसार हैं। आप इनको अच्छी तरह से देख सकते हैं। नाउ वी कम टू नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज, MR प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। सिर्फ एक ही चेंज है यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंसेस में कि इज, MR के बाद हम नॉट लगाएंगे। सीधी सी बात है भाई, नकारात्मक वाक्य हैं तो नॉट तो लगेगा ही, लेकिन नॉट लगेगा इज, MR के बाद, और उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। देखते हैं एग्जाम्पल्स को। आई एम नॉट डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना गृह कार्य नहीं कर रहा हूँ। तो आई सब्जेक्ट, आई के साथ एम का प्रयोग, फिर नॉट क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, डूइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और माई होमवर्क आपका ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, शी इज़ नॉट डूइंग हर ड्यूटी, वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रही है, वही प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात। शी यहाँ पर सब्जेक्ट है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, शी के साथ इज का प्रयोग होता है जैसे मैंने पहले बताया था आपको। फिर नॉट नेगेटिव के लिए, फिर डूइंग, डू प्लस ING यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और हर ड्यूटी यहाँ पर ऑब्जेक्ट। अगला सेंटेंस, दे आर नॉट गोइंग टू दिल्ली, वे दिल्ली नहीं जा रहे हैं। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। दे आपका सब्जेक्ट है, आर आपका हेल्पिंग वर्ब है, दे के साथ आर का प्रयोग होता है। नॉट नेगेटिव के लिए यूज किया हमने। गोइंग, गो प्लस ING यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, गोइंग हो जाएगा। फिर टू दिल्ली यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि तीनों सेंटेंसेस जो हमने पढ़े वो नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स थे।
अब आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, जिसको कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की पहचान ये है कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पहले होता है और सब्जेक्ट का बाद में। तो यहाँ पर हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं इज, एम, आर। स्टूडेंट्स, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इज कब लगेगा, एम कब लगेगा, आर कब लगेगा, ताकि मुझे बार बार वो चीज़ें आपके लिए रिपीट नहीं करनी पड़े। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एम आई टेलिंग ए लाई, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ। स्टार्टिंग हो रही है हेल्पिंग वर्ब एम से, फिर आई आपका सब्जेक्ट, टेलिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ए लाई आपका ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस, इज ही टेकिंग टी, क्या वह चाय पी रहा है। तो इज आपका हेल्पिंग वर्ब, ही के साथ इज का प्रयोग होता है, ही सब्जेक्ट है, फिर टेकिंग, टेक प्लस आईएनजी यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और टी आपका ऑब्जेक्ट। अगला सेंटेंस, आर दे फ्लाइंग काइट्स, क्या वे पतंग उड़ा रहे हैं। आर आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर दे आपका सब्जेक्ट, आपको पता है कि दे के साथ आर आता है, फ्लाइंग, फ्लाई प्लस आईएनजी यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और काइट्स आपका ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। तीनों सेंटेंस के अंत में जो है क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। आई होप आपको अभी तक ये मैंने जो आपको बताए हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ये आपको क्लियर हो गए होंगे। नाउ वी कम टू इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी ऐसे वाक्य जो प्रश्नवाचक भी हों और नकारात्मक भी हों। प्रश्नवाचक की पहचान आपको पता होगा कि हेल्पिंग वर्ब पहले आता है और अंत में क्वेश्चन मार्क, और नेगेटिव भी अगर साथ में वो है तो बीच में नॉट का प्रयोग होगा। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इज, एम, आर आपके हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एम आई नॉट वैक्सिंग यू, क्या मैं आपको परेशान नहीं कर रहा हूँ। तो एम स्टार्टिंग में है, जैसे हमने इंट्रोगेटिव में किया था। फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि इसमें नॉट का प्रयोग हो रहा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में नॉट का प्रयोग नहीं था, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट का प्रयोग है। स्ट्रक्चर लगभग वैसा ही है। एम आई नॉट वैक्सिंग यू, तो एम आपका यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, आई सब्जेक्ट, फिर नेगेटिव के लिए नॉट, वैक्सिंग वैक्स प्लस आईएनजी यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और यू आपका ऑब्जेक्ट। अगला सेंटेंस देखते हैं। इज ही नॉट रीडिंग ए नॉवेल, क्या वह उपन्यास नहीं पढ़ रहा है। तो इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, ही आपका सब्जेक्ट, फिर नॉट नेगेटिव के लिए, रीडिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ए नॉवेल ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। आर स्टूडेंट्स नॉट मेकिंग ए नॉइज, क्या विद्यार्थी शोर नहीं मचा रहे हैं। आर आपका हेल्पिंग वर्ब, स्टूडेंट सब्जेक्ट, नॉट नेगेटिव के लिए, मेकिंग मेक प्लस आईएनजी यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ए नॉइज ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये थे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस जिनमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में आएगा साइन ऑफ इंटरोगेशन। स्टूडेंट्स, नाउ वी कम टू यूजेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग कब कब होता है, ऐसे रूल्स हम देखते हैं। फर्स्ट रूल है आपका, टू एक्सप्रेस टेम्पररी एक्शंस इन द प्रेजेंट। वर्तमान में अस्थायी कार्यों को व्यक्त करने के लिए, यानी वर्तमान में कुछ ऐसे कार्य हो रहे हैं जो कि अस्थायी हैं, यानी वो समय के साथ साथ वो जो है समाप्त हो जाएंगे, वो टेम्पररी एक्शंस हैं, वो परमानेंट एक्शंस नहीं हैं। देखें आप एग्जाम्पल, भिवानी इज फेसिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम दीज डेज। भिवानी आजकल बिजली की समस्या का सामना कर रही है, यानी भिवानी शहर में आजकल बिजली की समस्या है। बिजली की समस्या को भिवानी शहर फेस कर रहा है। तो आप देखें, जो इज फेसिंग को मैंने अंडरलाइन कर रखा है वो आपको क्लियर आइडिया हो जाता है उससे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। मान लो आपको एग्जाम में सेंटेंस मिलता है भिवानी डैश इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम दीज डेज और ब्रैकेट में फेस हो,
तो आप करेंगे इज फेसिंग। जैसे मैंने बताया आपको कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है, भिवानी के साथ इज लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी फेस प्लस आईएनजी फेसिंग हो जाता है। और वैसे भी स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं कि जब भी सेंटेंस में दीज डेज हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होता है। आई होप ये सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। एट दिस टाइम आई एम स्पीकिंग फ्रॉम नागपुर। इस समय मैं नागपुर से बोल रहा हूँ, यानी ये भी एक टेम्परेरी एक्शन है। हो सकता है कि मैं थोड़ी देर बाद कहीं और चला जाऊँ, तो इस समय मैं नागपुर से बोल रहा हूँ, दिस इज आल्सो अ टेम्परेरी एक्शन। तो एट दिस टाइम भी स्टूडेंट्स किसी सेंटेंस में मिले तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे। नीचे मैंने नोट दिया हुआ है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग एट द मोमेंट, यानी जिस सेंटेंस में एट द मोमेंट हो वहाँ भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लगेगा, एट प्रेजेंट हो तो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लगेगा, एट दिस टाइम हो तो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लगेगा। जैसे आपने सेकंड सेंटेंस में देखा था, नाउ हो और नावेडेज हो और स्टिल हो, ये अगर आपको वाक्य में मिल जाते हैं तो आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करना है, यानी इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का। सेकंड रूल देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का स्टूडेंट्स। टू एक्सप्रेस एक्शंस हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। बोलने के वक्त जारी रहने वाले कार्यों को व्यक्त करने के लिए, यानी ऐसे एक्शंस जो बोलते वक्त चल रहे हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये है स्टूडेंट्स कि इस रूल में आपको ये देखना है कि एक्शन तो चल रहा है लेकिन वो बोलते वक्त भी चल रहा है, ये ध्यान रखना है आपको। तो हर ब्रदर इज स्लीपिंग एट प्रेजेंट। मान लो मैं एक वाक्य बोल रहा हूँ कि उसका भाई इस समय सो रहा है। दैट मीन्स ये जब एक्शन जो बोला जा रहा है ये बोलते समय भी हो रहा है। हर ब्रदर इज स्लीपिंग एट प्रेजेंट, अगर ये वाक्य बोला जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो कार्य अभी भी जारी है। अगला, अनिल इज स्टडिंग इन हिज रूम। अनिल अपने कमरे में पढ़ रहा है, यानी अनिल अपने कमरे में अब भी पढ़ रहा है, बोलने के वक्त भी पढ़ रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ऐसे एक्शंस जो हैपनिंग हैं, चल रहे हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के वक्त जारी रहने वाले कार्य को भी व्यक्त करने के लिए। जैसे मान लो बोला जा रहा है कि अनिल इज स्टडिंग इन हिज रूम, तो इसका मतलब अभी भी अनिल अपने कमरे में पढ़ रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, रितु इज टीचिंग इन द क्लास। रितु कक्षा में पढ़ा रही है, यानी रितु इस समय भी कक्षा में पढ़ा रही है, यानी रितु बोलने के वक्त भी कक्षा में पढ़ा रही है। तो इन तीनों सेंटेंस में आपको ये ध्यान रखना है कि ये तीनों ही सेंटेंसेस में बोलने के वक्त भी कार्य जो है वो जारी है। और ऐसी चीज़ों के लिए हम यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। रूल क्लियर माइंड में फिट कर लें। टू एक्सप्रेस एक्शंस हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ऐसे एक्शंस को व्यक्त करने के लिए जो बोलते वक्त हो रहे हैं। थर्ड रूल देखें स्टूडेंट्स। टू एक्सप्रेस एक्शंस इन प्रोग्रेस बट नॉट नेसेसरली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए जो बोलने के वक्त तो संपन्न नहीं हो रहा लेकिन इन दिनों हो रहा है। ये रूल आपका पिछले रूल से उल्टा है। पिछले रूल में हमने पढ़ा था कि कार्य बोलते वक्त भी जारी थे, यानी एक्शन जो है वो हो रहा था उस बोलते समय भी। यहाँ पर ये है कि एक्शन तो जारी है लेकिन ये आवश्यक नहीं कि वो एक्शन बोलते समय भी हो रहा हो। यानी कहने का मतलब ये है कि ये आवश्यक नहीं है कि वो कार्य बोलने के वक्त हो रहा है लेकिन इन दिनों वो हो रहा है। जैसे आई एम राइटिंग ए बुक दीज डेज, मैं इन दिनों एक पुस्तक लिख रहा हूँ। तो एम राइटिंग यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया। दीज डेज मतलब इन दिनों लिख रहा हूँ, यानी वर्तमान में मेरा कार्य चल रहा है किताब पुस्तक लिखने का, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि बोलते वक्त भी मैं किताब लिख रहा हूँ। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि भाई ये एक्शन जो है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हो रहा हो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई कोई ज़रूरी नहीं है कि बोलने के वक्त वो कार्य संपन्न हो रहा हो। अगला देखें, ही इज कम्प्लीटिंग हिज हॉलीडे होमवर्क नाउ ए डेज।
आजकल वो अपना छुट्टियों का गृह कार्य पूरा कर रहा है। तो ठीक है, उसका काम जारी है छुट्टियों का गृह कार्य पूरा करने का, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि वो बोलते समय भी हो रहा हो। कि जैसे मान लो अब ये कहा जा रहा है कि वह अपना छुट्टियों का काम पूरा कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि बोलते समय भी वो काम कर रहा है छुट्टियों का होमवर्क पूरा करने का, लेकिन हाँ वर्तमान में उसका कार्य जारी है छुट्टियों का होमवर्क करने का। तीसरा सेंटेंस, शी इज़ लर्निंग इंग्लिश ग्रामर नाउ डेज, वह आजकल इंग्लिश ग्रामर को जो है लर्न कर रही है। तो वो इंग्लिश ग्रामर को लर्न कर रही है, उसका एक्शन इन प्रोग्रेस है इंग्लिश ग्रामर को लर्न करने का, बट नॉट नेसेसरली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि बोलते समय भी वो इंग्लिश ग्रामर का जो है सीखने का कार्य जो है वो हो रहा है। इसके लिए हम नोट देख लेते हैं स्टूडेंट्स। वैसे तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ सारा, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग नहीं हो रहे होते हैं, लेकिन रेगुलर प्रोसेस में लगातार हो रहे हैं। वही बात जो मैंने आपको समझाई थी इन तीनों सेंटेंसेस में, कि ये ज़रूरी नहीं है कि कार्य एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हो, लेकिन रेगुलर प्रोसेस में वो लगातार हो रहे हैं, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ तीनों ही सेंटेंसेस में। तो आपको बस सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इन तीनों वाक्यों में जो है कार्य ज़रूरी नहीं कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हो रहा हो, लेकिन रेगुलर प्रोसेस में वो निरंतर चल रहा है, ऐसा हमने यहाँ पर देखा है। नाउ स्टूडेंट सी रूल नंबर 4, टू एक्सप्रेस एक्शंस डेफिनेटली प्लान्ड फॉर द नियर फ्यूचर, निकट भविष्य में होने वाले निर्धारित कार्यों को व्यक्त करने के लिए, यानी कुछ ऐसे एक्शन नियर फ्यूचर में होने हैं और वो एक्शंस जो हैं हमारे द्वारा डेफिनेटली प्लान्ड किए गए हैं। देखें, आई एम गोइंग टू चेन्नई नेक्स्ट वीक, मैं अगले हफ्ते चेन्नई जा रहा हूँ। तो एम गोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हमने यूज कर दिया। अगला सेंटेंस, वी आर होल्डिंग ए साइंस एग्जीबिशन नेक्स्ट वीक, हम अगले हफ्ते जो हैं एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन कर रहे हैं। तो आर होल्डिंग आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर लिया। ही इज कमिंग टू भिवानी टुमारो, वह कल भिवानी आ रहा है। इज कमिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर लिया हमने। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ ये ध्यान रखना होता है कि जब भी नियर फ्यूचर की बात हो और एक्शन डेफिनेटली प्लान्ड हो तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। नोट देखें, इस स्थिति में एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग आवश्यक है जिससे फ्यूचर टाइम का बोध हो। तो यहाँ पर हमने जो है एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग आवश्यक मानना है और फ्यूचर टाइम का हमें पता लग जाएगा। जैसे नेक्स्ट वीक आपने देखा था फर्स्ट सेंटेंस में, सेकंड सेंटेंस में भी आपने नेक्स्ट वीक देखा और थर्ड सेंटेंस में आपने टुमारो देखा। और इसी तरह से जो है नेक्स्ट मंथ भी हो सकता है, टुडे भी हो सकता है। तो ये नियर फ्यूचर को बतलाते हैं। और आप जब भी प्लान्ड एक्शन की बात हो, डेफिनेटली प्लान्ड एक्शन की बात हो और वो नियर फ्यूचर होना चाहिए, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम यूज कर सकते हैं। एम गोइंग, आर होल्डिंग, इज कमिंग, ये सभी जो हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यहाँ पर आप देख सकते हैं इन तीनों ही सेंटेंस में यूज हुआ है। तो इस तरह से ये रूल भी हमने ख़त्म किया। फिफ्थ पॉइंट, टू एक्सप्रेस परसिस्टेंट एक्शंस, परसिस्टेंट एक्शंस को व्यक्त करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, परसिस्टेंट एक्शंस का मीनिंग होता है निरंतर चलने वाले कार्य, उनको व्यक्त करने के लिए। तो इस तरह के जो एक्सप्रेशन होते हैं स्टूडेंट्स परसिस्टेंट एक्शंस वाले, वहाँ पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। और ऐसे एक्शंस में हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे ऑलवेज, कंटिन्यूअली, कॉन्स्टेंटली, फॉर एवर, ये हम लेंगे इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के बीच में। तो जब भी परसिस्टेंट एक्शंस की बात होगी तो आपको ये जो कुछ मैंने वर्ड्स नोट में लिख रखे हैं जैसे ऑलवेज, कंटिन्यूअली, कॉन्स्टेंटली, फॉर एवर, ये अगर मान लो मिलते हैं तो आप समझ जाना कि यहाँ पर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। अब देखें फर्स्ट एग्जांपल, ही इज ऑलवेज आस्किंग मी क्वेश्चंस, वह मुझसे हमेशा प्रश्न पूछ रहा है। तो हमने क्या किया, ऑलवेज को बीच में ले लिया, इज जो है वो वहाँ पर पहले आ गया ऑलवेज से और आस्किंग बाद में है। तो इज आस्किंग जो है ये आपका यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ऑलवेज को हमने बीच में ले लिया,
वह हमेशा मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी क्वेश्चन पूछने का जो एक्शन है वो निरंतर हो रहा है। अगला, यू आर ऑलवेज मेकिंग ए नॉइज, तुम हमेशा शोर मचा रहे हो, तुम बार बार शोर मचा रहे हो। तो कहने का मतलब आर ऑलवेज से पहले आ गया और मेकिंग बाद में। तुम हमेशा शोर मचा रहे हो, ये भी एक परसिस्टेंट एक्शन है नॉइज मेकिंग का। अगला, रोहित इज ऑलवेज बोरोइंग मनी, रोहित हमेशा पैसे उधार ले रहा है। रोहित का परसिस्टेंट एक्शन है बोरोइंग मनी का। ऑलवेज से पहले इज ले लिया और ऑलवेज के बाद बोरोइंग, तो इज बोरोइंग हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अगला, दे आर कॉन्स्टेंटली डिस्टर्बिंग अस, वे हमें निरंतर परेशान कर रहे हैं। कॉन्स्टेंटली को हमने बीच में ले लिया, आर और डिस्टर्बिंग के बीच में, तो आर डिस्टर्बिंग आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। इन चारों ही सेंटेंसेस में हमने देखा कि जो एक्शन है वो परसिस्टेंट है, निरंतर चल रहा है, बार बार हो रहा है। तो बार बार होने वाले कार्यों के लिए भी हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है। आज हमने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक्सप्लेन किया विद स्ट्रक्चर एंड रूल्स। आई होप यू हैव फॉलोड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल लर्न इंग्लिश विद एसके सर को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।